प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। तबज्जो, मुझे देर हो रहा है। ये लीजिए आपका टिफिन। सुबह सुबह मुझे और भी काम होते हैं, सिर्फ एक टिफिन नहीं बनाना होता है आपका। जरा धीरज धरा कीजिए। ये क्या, आज फिर वही भाजी? अरे रोज रोज वही भाजी बनाते हो? मार्केट में कोई दूसरी भाजी नहीं मिलती क्या तुम लोग को? हमें भी रोज रोज एक ही भाजी खाने का कोई शौक नहीं है, फिर भी हम खाते हैं। अगर आपको नई नई सब्जियां खाने का इतना ही शौक है ना, तो थोड़े ज्यादा पैसे दिया कीजिए घर में। क्या बाबा, क्या रोज की किटकिट शुरू कर दी? ऑफिस जा रहे हो ना? नहीं, पिक्चर देखने जा रहा हूँ। आना है तुझे? अरे अब इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है? भड़कू नहीं तो क्या करूं? हाँ? जिस उम्र में तुझे अपने बाप को घर में बिठा के खिलाना चाहिए, उस उम्र में तेरा बाप तुझे घर में बिठा के खिला रहा है, तेरी बीवी को बिठा के खिला रहा है, तेरे पूरे परिवार को बिठा के खिला रहा है। आखिर कब तक? बाबा मैं देख रहा हूँ ना नया काम। नया काम ढूंढ रहा हूँ। अरे पहले भी तो नया काम ढूंढा था ना? काय झाला? 2 महिन्यात सोडून दिलास। अरे वो लोग 12-12 घंटे काम करा के लेते थे मुझसे। तुझे क्या लगता है गणपत, लोग तुझे बिठा के पगार देंगे? मुझे देख, 5-5 किलोमीटर चलता हूँ 2-2 रुपया बचाने के लिए। लोकल ट्रेन में धक्का खाता हूँ, बस में धक्का खाता हूँ। हाँ, समझ में नहीं आती? लाज नहीं उठा तुला? बाबा ये देखो, मैंने ना एक से बात की है, एक परमानेंट नौकरी है, सरकारी नौकरी। हाँ, बस एडवांस में उसे 10 लाख रुपए देने, उतना दे दो फिर हो गया काम। देख, तुझे रिश्वत की एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। आपके प्रोविडेंट फंड के जो पैसे है ना, वो दे दो, मैं आपको कमा कमा कर वापस लौटा दूंगा। गणपत, एक बात ध्यान में रख, मेरे पीएफ में से तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है, समझ गया? पीपीएफ से पैसा निकाल के दे दो। जीते जी नहीं देंगे प्रोविडेंट फंड का पैसा, पर मरने के बाद तो मुझे ही मिलेगा ना ये सारा पैसा। साहब क्या हाल चाल है? अरे यशवंत भाई, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। भाई आप तो सबसे पहले आगे बैठ जाते हैं। घर पे क्या करेंगे बताइए? दिन तो यहीं कटता है, समय यहीं कटता है। दादा मैम, कैसा है तुम्हें? गुड मॉर्निंग। बोल, क्या काम है?
बड़ा वो ये फाइल भेजा साहब, और कल सुबह तक कंप्लीट करके देने का। हाँ, सुबह तक मैं कंप्लीट करके देगा, लेकिन तेरे को कितनी बार बोला है, एक ही फाइल तो लेके आता है हमेशा। दोनों फाइल लेके आने का ना, समझ में नहीं आता तेरे को? साहब मैं क्या करेगा, बड़ा बाबू एक फाइल दिया तो मैं वही लेके आया। मैं प्यून है साहब। अरे प्यून है तो तेरा काम है ना कि दोनों फाइल बराबर से लेके आने का चाहिए। चला था जानिक। कंप्लीट करके बड़ा बाबू को यहाँ पहुँचाना है। अरे सुन, एक चाय ले क्या? सावंत साहब अभी थोड़ी देर पहले तो चाय दिया था। वो चाय ठंडी थी, दूसरी चाय लेके आ ना। सावंत साहब वो घड़ी देखो, अभी 20-25 मिनट में तो अभी लंच ब्रेक होगा और आप चाय मांग रहे हो। तुझे जितना बोला ना उतना ही करने का। मैंने बोला चाय लेकर आ तो चाय लेके आने का, ज्यादा बहस नहीं करने का, समझता ना? जाए तू चाय क्यों नहीं? सावंत बाबू 1 बज गया, खाना नहीं खाओगे क्या? खा लेंगे यशवंत जी, खाते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए, पेट चिलाने के लिए। बाकी जिंदगी में क्या रखा है? क्या लेके आए हो घर से? मत पूछो तो अच्छा। वही पुरानी सब्जी, वही पुरानी रोटी। मुझे तो तुम्हारे घर का खाना बहुत अच्छा लगता है। ये देख, मैं फिश करी लेके आया हूँ, खास तौर से तुम्हारे लिए। नहीं नहीं यशवंत, रहने दो। नहीं 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 नहीं, आज तुम्हें ये फिश करी खानी ही पड़ेगी। अरे नहीं नहीं यशवंत, मैं नहीं खाऊंगा, प्लीज। देखो, ये आपके लिए स्पेशल बनवा के लाया हूँ। यशवंत, अगर मैं ये खा लूंगा तो फिर आप क्या खाओगे बताओ? भाई मुझे भूख नहीं है, सच कह रहा हूँ। आज तो मैं आपको खाते हुए देखना चाहता हूँ। चलो। अच्छा नहीं लग रहा है, आप बैठे हो और मैं। और घर में सब ठीक है? हाँ, घर में तो सब ठीक ही है। आपके बेटे को जॉब मिला क्या? अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन मुझे लग रहा है कि जल्दी ही मिल जाएगा। हाँ, परमानेंट जॉब मिलती ही कहाँ है, और फिर गवर्नमेंट जॉब की तो बस पूछो ही मत। वैसे आपके बेटे की उम्र निकलती जा रही है, 1 साल और निकला तो जॉब मिलनी मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। वही तो टेंशन है यशवंत। मेरा बेटा कहता है कि कोई है जो पैसे दे देंगे तो गवर्नमेंट जॉब दिलवा देगा। अब बताओ, अगर मैंने पीएफ से पैसे निकाल के दे दी और उसने जॉब नहीं लगवाई तो क्या होगा? अरे ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो, ऐसे में जॉब नहीं मिलने वाली। लेकिन मेरे बेटे को अक्ल होनी चाहिए ना। उसको लगता है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। यशवंत, उसको तो छोड़ो, मेरी बेटी जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसे भी लगता है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं करता। मैं मर जाऊंगा ना, तब उन लोगों को पता लगेगा कि बाबा उनके लिए क्या करता था। सब ठीक हो जाएगा सावंत बाबू। सावंत बाबू क्या हुआ? हटिए हटिए हटिए।
अरे शांत बाबू, शांत बाबू, शांत बाबू, शांत बाबू, क्या हो गया इनको? हेलो, कमांड फोर्स। व्हाट? कहाँ? ठीक है, हम पहुंचते हैं। सर, मैंने आपको फोन करके यहाँ बुलाया था। आपकी तारीफ। मैं इस ऑफिस का इंचार्ज हूँ। मरने वाले का नाम? रमाकांत सावंत। रमाकांत सावंत। कैसे हुए ये सब? सर, खाने के दौरान ये गिर पड़े और मुंह से झाग आने लगे और इनकी मौत हो गई। मुंह से झाग निकलने का कारण शायद ये हो सकता है कि इन्हें जहर दिया गया है। जहर? इसका मतलब मरने वाले को जहर इसी ऑफिस के किसी आदमी ने दिया। क्या? लेकिन यहाँ इन्हें जहर कौन देगा? पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र कीजिए। अब ये बताइए कि जब ये हादसा हुआ, जब रमाकांत जी की मौत हुई तो यहाँ कौन कौन मौजूद था? सर, मैं तो अपने कैबिन में था। हाँ, ये बात आपको हमारे ऑफिस का प्यून नंदू बता सकता है। क्या हुआ था ये? आप रोज की तरह ऑफिस के स्टाफ लंच आवर में खाना खा रहे थे। अपने यशवंत जी सावंत जी के लिए घर से बना के मच्छी करी लेके आए थे और वो मच्छी करी जैसे ही वो खाए और खाने के बाद वो हाथ धोने के लिए उठे, बस वो इधर ही हड़बड़ा के गिरे और दम तोड़ दिया साहब। यशवंत जी? कौन है ये यशवंत? ये यशवंत। फौरन ये फूड सैंपल फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवा दो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए। ओके चीफ। अभी यशवंत जी को पूछताछ के लिए कमांड फोर्स के ऑफिस ले चलो। तो आप हैं यशवंत? जी, मैं ही यशवंत हूँ, लेकिन सब ये बताओ कि तुमने अपने घर से लाई हुई फिश करी में जहर मिलाकर सावंत को क्यों खिलाया? तुमने सावंत को क्यों मारा? नहीं साहब, मैंने कोई जहर नहीं दिया साहब। भला मैं क्यों जहर दूंगा? वो रोज ही एक ही तरह की भाजी लेके आता था साहब, और मैं उस दिन फिश करी लेके आया था और मैंने सोचा कि अपनी फिश करी इसको खिला दूं साहब, और मैंने पूरी की पूरी फिश करी उसको खिला दी साहब। तुमने वो फिश करी खुद नहीं खाई, तुमने सिर्फ सावंत को वो करी खिलाई क्योंकि तुम्हें पता था कि उस करी में जहर है। जब वो फिश करी खा रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने सारी फिश करी उसे खाने दी। मैंने यकीन मानो, मैंने कोई जहर नहीं मिलाया साहब। तो फिश करी में जहर था या नहीं था, ये तो एक छोटी सी टेस्ट के बाद मालूम पड़ ही जाएगा। लेकिन उस टेस्ट की रिपोर्ट आने तक तुम भी शक के दायरे में हो। तब तक मान लेते कि तुमने सावंत को जहर नहीं दिया और तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो तुम्हें यह तो पता होगा ना कि ऑफिस में उसका दुश्मन कौन था। सावंत बहुत सिद्धांतवादी था और इसीलिए
उसका बिल्डर मेहता और कंट्रैक्टर और यहाँ तक कि हमारे प्यून के साथ भी आए दिन झगड़ा होता रहता था। अच्छा ये बताओ, सावंत का अपने घर वालों के साथ रिश्ता कैसा था? सब के सब निकम्मे, स्वार्थी, नाकारा। सावंत की कोई इज्जत नहीं थी घर में। उनके परिवार में कौन कौन है? एक नाकारा बेटा गणपत, एक बहू अलका और एक बेटी सुनीता। बेटा तो बेटा, बेटी भी बाप के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। मतलब 2 दिन पहले बेटी के कारण उनके घर में बहुत झगड़ा हुआ था। मैं और सावंत ऑफिस के बाद जब उनके घर में पहुंचे तो देखा। सर, थैंक यू फॉर द लिफ्ट। अरे यार, तुम्हें कितनी बार मैं बोला है मुझे सर मत बोला करो। ओके। सुनीता, सुनीता रुको। कौन था वो मवाली? मवाली? कौन मवाली? वही जो अभी तुम्हें कार से छोड़ गया। भाऊ, भाऊ वो मेरे बॉस थे, मिस्टर अतुल खन्ना। ये देख, आज के बाद तू उसके साथ नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी बस। क्यों? क्यों नहीं मैं उनके साथ आ सकती? अरे वो ऐसे लोगों को ना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो पहले तो ऑफिस की लड़कियों को घर छोड़ने के बहाने कार से ले जाते हैं और कुछ दिनों बाद वो कार घर नहीं जाती, किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाती है। भाऊ, जरा शर्म करो। अपनी बहन के बारे में ऐसे उल्टी सीधी बातें करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म आती है इसीलिए कह रहे हैं। आस पड़ोस के लोग तुम्हारे और तुम्हारे उस बॉस के बारे में कैसे उल्टी सीधी बातें करते हैं, पता है तुम्हें? बहनी, उनका काम ही यही है, लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं बस। ए, जास्त डोक्यात जाऊ नकोस। कल से तू उसके साथ नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी बस। भाऊ, वो मेरे बॉस हैं। मैं यहाँ आने के लिए उन्हें मना नहीं कर सकती। तो छोड़ देना नौकरी, कोई जरूरत नहीं है नौकरी बिक्री करने की। भाऊ, गणपत खुद तो निठल्ला घर में बैठा रहता है, बहन काम कर रही है, उसे भी काम करना नहीं देना चाहता तू। अबा, मैं अगर घर पे निठल्ला बैठा हूं ना तो उसकी वजह आप है। आपके साथ काम करने वाले लोग आज कहां से कहां पहुंच गए और आप। और हाँ, आपको इसकी शादी की चिंता नहीं है, आपको तो इस बात की चिंता है कि कहीं ये घर ना बैठ जाए और इसकी आमदनी ना बंद हो जाए। जरा पूछिए ना इससे। भाऊ, अगर लोग कहेंगे तो क्या मैं घर पे बैठूंगी? जॉब छोड़ दूंगी मैं। हाँ, नहीं करना कोई जॉब वॉब, छोड़ दो ये नौकरी। ठीक है, छोड़ती हूँ नौकरी। भाऊ, ये तुम भी जानते हो, अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी ना तो तुम्हारे खाने के वांदे हो जाएंगे। और वैसे भी बाबा की पगार पूरी महीने चलती भी नहीं है। हाँ, तो नौकरी करती हो इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी ऐरे गहरे के साथ घूमने फिरने की तुम्हें छूट मिल जाएगी। बहनी, नसीब समझा, सिर्फ घूमती फिरती हूँ, किसी दिन भाग गई ना तो। सुनीता, देखा देखा बाबा कैसे जुबान चला रही है। हाँ, तो फिर क्या गलत बोला मैंने? हाँ बाबा, क्या गलत बोला मैंने? इतना मान सम्मान का ख्याल है ना तुम्हें, तो कर दो मेरा ब्याह। कर दो? है हिम्मत? है इतने पैसे? नहीं ना? तो जो चल रहा है उसे चलने दो और चुप बैठो। हाँ। देखा बाबा, देखा, आज मेरे पास नौकरी नहीं है ना तो ये सब सुनना पड़ रहा है और इसकी वजह आप हो। आप खुद तो कुछ कर नहीं सके और ना चाहते कि मैं कुछ करूं। तू क्या मगर तू भी ऐसे चल।
भगवान अगर संतान दे तो उनके मन में माता पिता के प्रति सम्मान भी दे, वरना ना ही दे। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। एक तो बाप कमा के खिला रहा है, ऊपर से उसके बच्चे उसके बारे में नहीं, उसके प्रोविडेंट फंड के बारे में सोचते हैं। बताओ। मुझे लगता है हमें सावन के घर वालों से मिलना ही होगा। तुला शेवटचं सांगतो, बाबा के प्रोविडेंट फंड में से तेरे को एक पाई नहीं मिलेगी। का नहीं मिलणार? बाबा के पैसों पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हारा। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा के उन पैसों से तुम उस आदमी के साथ शादी करने वाली हो जिसे बाबा बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वाह, अभी तो आपके पिता के अंतिम संस्कार तक नहीं हुए और आप लोगों ने उनके प्रोविडेंट फंड को लेकर अंदर ही अंदर झगड़ना भी शुरू कर दिया। वाह। आप मेजर राठौड़, कमांड फोर्स। देखिए, हम लोग पहले से ही बाबा की अचानक मौत से परेशान हैं। आप लोग हमें और परेशान ना करें प्लीज। हम यहाँ आपको परेशान करने नहीं आए, बल्कि उस परेशानी को ढूंढने आए हैं जिसकी वजह से आपके बाबा को जहर देकर मार दिया गया। काय? बाबा को जहर दिया गया था? किसने दिया था जहर? आप में से ही किसी ने। ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहे हैं जो सच है। आपके बाबा को खाने में जहर दिया गया है। सावन का टिफिन कौन बनाता है? जी वो अलका भाभी। बाबा को टिफिन भाभी ही दिया करती थी। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे बाबा को मैंने जहर दिया? मैंने उन्हें मार डाला? एक मिनट, ये कमरा छोड़ के कोई कहीं नहीं जाएगा। साहिल, शैना, इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। यस जी। ऑफिसर आप हम पर शक कर रहे हैं? शक नहीं है, मैं पूरा विश्वास है। इस सावंत को जो जहर दिया गया है वो इसी घर से गया है। अब पता तो सिर्फ इस बात का करना है कि वो जहर सावंत के पेट में गया कैसे। रैट पॉइजन? चूहे मारने की दवाई? जी, ये देखिए, मुझे किचन से ये मिला। ये तो चूहे मारने की दवाई है। मुझे लगता है कि सावंत की मौत इसी दवाई की वजह से हुई है। ये दवाई इस घर में कौन लाया? मुझे नहीं पता। किचन में तो ज्यादातर वक्त आप बिताती है ना, तो आपको तो पता ही होगा कि ये जहर वहां आया कैसे। मुझे नहीं पता। ये दवा किचन में किसने रखी मुझे नहीं पता।
फिर आपको तो पता होगा सुनीता जी कि ये चूहे मारने का जहर इस घर में आया कैसे। ऑफिसर, मुझे भी नहीं पता। मैं तो सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ और रात देर तक ही आती हूँ। अभी इस इलाके की सारी दुकानें और मेडिकल स्टोर्स में जाकर पता करो ये जहर कहां से खरीदा गया है और खरीदा है किससे। ऑलमोस्ट सारी मेडिकल शॉप्स में हमने चेक कर लिया, ऐसी दवाई तो किसी के पास नहीं। क्या करें? अभी फिलहाल कुछ नहीं, एक कप चाय पी के दो। चूहे मार दवा ले लो, खटमल मार दवा। चूहे मार दवा ले लो, खटमल मार दवा। कॉकरोच की दवा, चींटी मार दवा। अभी ना उस आदमी के पास बिल्कुल ऐसा ही एक डब्बा है, देखो। कॉकरोच मार दवा, चींटी मार दवा। क्या चाहिए? चूहे मार की दवा चाहिए? क्या ये दवा तुम्हारे यहाँ से बेची गई है? हाँ, ये हमारी कंपनी की बनी हुई है। इसे हम ही बनाते हैं, हम ही बेचते हैं। क्या ये दवाई तुम किसी आसपास के मेडिकल स्टोर या फिर किसी दुकान में बेचते हो? अरे मैडम जी, हमारी दवा कोई मेडिकल वाला क्यों लेगा? लेकिन बात क्या है? तुम्हारी इस दवा का इस्तेमाल करके किसी का मर्डर किया गया है। आप लोग कौन हैं? हम लोग कमांड फोर्स से। मैडम जी, इसमें हमारी क्या गलती है? मुझे क्या पता कि दवा ले जाने वाला चूहे को खिला रहा है या किसी इंसान को। मुझे ये बताओ कि पिछले 2-3 दिनों में तुमने ये दवा किस किस को बेची है इस एरिया में? इस एरिया में 2 दिन में सिर्फ एक ही पैकेट बिका है। वो भी 2 घर छोड़ के सावंत बाबू रहते हैं ना, वो खुद आके लेके गए इसको। खुद आकर लेकर गए? हाँ। सावंत चूहे मारने के लिए वो जहर अपने घर लेकर गया था, लेकिन उसे खुद ये पता नहीं था कि वही जहर उसकी अपनी मौत का कारण बन जाएगा। मतलब साफ है कि सावंत ने मरने से पहले जो खाना खाया था जहर उसी में था। नहीं चीफ, पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन जब मैंने दोनों फूड सैंपल्स को टेस्ट किया, यानी घर का खाना और यशवंत की लाई हुई फिश करी, उनको टेस्ट करने के बाद तो यही पता चला कि दोनों के खाने में जहर नहीं था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सावंत की मौत तो खाना खाने के तुरंत बाद हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि सावंत की मौत जिस जहर से हुई थी उसका असर तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद होता है। तब तो हमें ये पता लगाना होगा कि सावंत ने मरने से 20-25 मिनट पहले क्या खाया था या क्या पिया था। इस सवाल का जवाब तो हमें सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, सावंत की ऑफिस का प्यून नंदू। सीधा खड़ा रहे। देखो साहब, ये सच है कि उस दिन लंच से पहले सावंत साहब ने चाय मांगी थी और मैंने लाके दिया था और उन्होंने चाय पिया था। इसका मतलब ये हुआ कि जहर उसी चाय में मिला हुआ था। और इस ऑफिस में तुम्हारे अलावा कोई चाय बनाता नहीं। साहब, ये सच है कि मेरे अलावा कोई चाय बनाता नहीं, पर मैं भला ऐसा क्यों करूंगा साहब? क्योंकि सावंत साहब के साथ अक्सर तुम्हारा झगड़ा होता था, और जिस दिन उनकी मौत हुई थी उस दिन भी तुम्हारे उनके साथ कहासुनी हुई थी। साहब देखो, ये छोटे मोटे नोक-झोंक तो हर ऑफिस में हुआ करते हैं, आप इसे झगड़े का नाम मत दो। और साहब, सावंत साहब का तो ऑफिस के हर स्टाफ से थोड़े मोटे नोक-झोंक होते थे। हाँ, और अभी 2 दिन पहले की बात है साहब, वो एक बिल्डर से काफी झगड़ा हुआ था। बिल्डर? कौन बिल्डर? आरके मेहता। और साहब, वो आरके मेहता सावंत साहब से काफी नाराज थे साहब। वो क्या है कि सावंत साहब उनका एक फाइल अटका के रखे हुए थे।
करो ना सावन बाबू। सरकारी नौकरी तो किस्मत वालों को मिलती है और आपको मिला है तो आप इसका भरपूर फायदा उठाओ। खुद भी कमाओ और मुझे भी कमाने का मौका दो। बस मेरी उस फाइल पे आप साइन कर दो। मैं वादा करता हूँ आपकी लाइफ बना दूंगा, माला माल हो जाओगे, जिंदगी आपकी आबाद हो जाएगी। और दूसरे लोग बर्बाद हो जाएंगे, उसका क्या? अगर तुम्हारे जैसे बिल्डर को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना तो पता नहीं कितने लोगों की मौत होगी और उन सब की हाय मुझे लगेगी। सावंत बाबू, कुछ ही दिनों की तो बात है, अब रिटायर होने वाले हो, फिर मुझसे पंगा क्यों? पंगा? मेहता, पंगा तो तुम मुझसे ले रहे हो। एक सरकारी ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं एक कंप्लेंट करूंगा ना तो सीधे सीधे जेल जाओगे और लाइसेंस रद्द होगा, वारंट, समझ गए? सवाल बहुत भारी पड़ेगा मेहता से पंगा, महंगा पड़ेगा तुम्हें, सोच लो। सोच लिया है, तुम्हें जो करना है कर लेना। Get out! जाओ यहाँ से! चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुमने सावंत साहब की चाय में जहर नहीं मिलाया था, लेकिन अब एक बात ठीक से सोच समझ कर बताओ। जिस वक्त तुम सावंत साहब को चाय देने गए थे, उस वक्त वहां सावंत साहब के आसपास उनके साथ कोई था? मेहता साहब, आप सावंत साहब नहीं है? वो आए तो बोलिए चाय रखा हुआ है। हाँ साहब, जब मैं चाय देने के लिए गया था सावंत साहब को तो वहाँ मेहता साहब थे और सावंत साहब थे नहीं। मैं चाय रख के चला आया। साहब सच बोलो तो ये मेहता साहब बहुत ही खतरनाक आदमी है साहब। वो अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है साहब। हो सकता है चाय में जहर उसी ने मिलाया। मैं सावंत बाबू की चाय में जहर क्यों मिलाऊंगा सर? इसीलिए क्योंकि सावंत बाबू आपके हर टेंडर के पास होने में रोड़ा बनकर खड़े थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सावंत बाबू ने मुझसे हाथ मिला लिया था। क्या? जब सावंत बाबू ने मेरा काम कर दिया था, मैं भला उन्हें क्यों मारूंगा सर? लेकिन आपने जैसे कहा था कि आपने एक डिब्बे में भरकर वो पैसे सावंत बाबू को दिए थे, लेकिन हमें उनके ऑफिस से ऐसा कोई भी डिब्बा नहीं मिला। नहीं मिला? ऐसे कैसे हो सकता? मैंने तो उन्हें डब्बा दिया था। क्या हो गया? हाँ, याद आया। हो सकता है सावंत बाबू ने वो डिब्बा अपने बेटे गणपत को दिया होगा, क्योंकि गणपत को मैंने ऑफिस के बाहर देखा था सर। क्या कलर क्या था उस डिब्बे का? नीला था सर, नीला था। नीले रंग का डिब्बा मैंने सावंत बाबू के घर पर देखा था। मगर क्या? अगर वो तो खाली था। खाली था? इसमें रुपया नहीं था।
ऐसा ही। जब वो डिब्बा वहां सावंत बाबू के घर पर था, तो रुपए भी वहीं पर थे। वाह, पैसे वाचले। पापा का लाख लाख शुक्र है कि ये पैसे कमांड फोर्स के नजरों से बचे रहे। अगर उनको पता चलता ना तो ये पैसे हमारे हाथ से चले जाते। कमांड फोर्स की नजरों से तो बच गए, लेकिन सुनीता की नजरों से ज्यादा दिन नहीं बच पाएंगे। अगर उसे पता चल गया ना कि बाबा के ये पैसे हमारे पास हैं, तो वो टोका फिर लेगा तुझे। हाँ बंटी, उसे कैसे पता चलेगा? ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं। तेरी भी काय बंटे, मैं ये पैसे अपने मायके रख के आती हूँ। हाँ। अभी इस समय कौन आया होगा? कहीं सुनीता तो ऑफिस से नहीं आ गई? एक काम कर, तू ये पैसे छुपा ले। मैं देखता हूँ उसे। हाँ, तू छुपा ले। ये क्या तरीका है किसी के घर में घुसने का? रुपए कहाँ है? रुपए? कौन से रुपए? वही रुपए जो मेहता ने तुम्हारे पिताजी को दिए थे। हाँ तो वो बाबा को ही पता होगा ना, मुझे क्या मालूम। क्या बात, पैसों के नाम से आपको इतना पसीना क्यों है? पसीना? नहीं तो। अच्छा, साइड हो। मैंने कहा साइड हो। मैंने कहा साइड हो। ये रहे पैसे। ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। चंद रुपयों के लिए तुमने अपने पिता को जहर देकर मार दिया। नहीं, मैंने अपने बाबा को नहीं मारा। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा। हर कातिल पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि वो बेकसूर है। मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरी बीवी से पूछो। आगे बोलना। हाँ, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने अपने बाबा को नहीं मारा। चुप! मैं जानता हूं कि तुम दोनों की मिली भगत है। साहिल, ये ऐसे नहीं मानेगा। चलो इसे। एक मिनट, मैं साबित कर सकता हूँ कि मैंने अपने बाबा को नहीं मारा। हाँ। ऐसे? ये रुपए खुद बाबा ने मुझे दिए थे। कशाला बोलवला? अभी ये टाइम पे क्यों बुलाया? तू आलास ना। ये चिट्ठी। चिट्ठी? हाँ, आणि ये मिठाई का डब्बा घरी घेऊन जा। ठीक है। आणि थांब गणपत, ये घर पर जाके ही खोलना। ठीक है। और जब मैंने घर आकर डिब्बा खोला तब उसमें ये रुपए थे। और वो चिट्ठी जो तुम्हारे बाबा ने तुम्हें दी थी, वो कहाँ है? वो चिट्ठी है मेरे पास। वही चिट्ठी मुझे बेगुनाह साबित कर सकती है। मैं अभी लाता हूँ। वहिनी, काय झालं? और ये सब यहाँ क्यों? अभी पता चल जाएगा।
मेरे बच्चों, जब तक तुम्हें ये मेरी चिट्ठी मिलेगी, तब तक मैं इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका हूँ। मैंने अपने बच्चों को जन्म तो दिया, लेकिन उन्हें अच्छा जीवन नहीं दे पाया। शायद मेरे उसूल, मेरे आदर्श, मेरी ईमानदारी मेरे आड़े आ गई। लेकिन आज मैंने अपने आदर्श, अपने उसूल, अपनी ईमानदारी और अपनी आत्मा तक को बेच दिया है। बच्चों, मेरे मरने पे रोना मत, दुखी मत होना। इस चिट्ठी के साथ मैं 10 लाख रुपए भिजवा रहा हूँ। वो पैसे सुनीता को दे देना, ताकि वो अपनी शादी आराम से कर सके, कोई गलत कदम ना उठा सके। मैं सुनीता से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम सभी लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। और हाँ गणपत, मैं तेरे लिए एक सरकारी नौकरी का बंदोबस्त करके जा रहा हूँ। तू तो जानता है ना बेटा कि सरकारी कर्मचारी अगर अपनी ड्यूटी पर मरता है तो उसके घर के किसी सदस्य को वो नौकरी दी जाती है। तो तू चिंता मत कर रहा, मेरी जगह तुझे नौकरी पर रख लिया जाएगा। तेरी इसी नौकरी के लिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। किसी को बताना मत, नहीं तो मेरा जीवन दान व्यर्थ चला जाएगा। मैं तो अपनी आत्मा का सौदा कर ही चुका हूं, तो इस बेजान शरीर के मृत्यु का क्या दुख। बस एक विनती है कि मेरा अंतिम संस्कार मेरे पगार के रुपयों में से करना। ये दिए हुए रुपयों से मेरे अंतिम संस्कार में 1 रुपया भी खर्च मत करना। और हाँ, मेरी वजह से जो तुम लोगों को दुख हुआ, जो तकलीफ हुई, उसके लिए मैं तुम लोगों से माफी चाहता हूं। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। तुम्हारा पिता रमाकांत साहब। क्या हुआ चीफ? क्या लिखा है इस लेटर में? अभिनव, इस चिट्ठी में बहुत सारे सवालों के जवाब हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं। आज इस चिट्ठी से एक बात तो साबित हो जाती है कि सावंत साहब को किसी ने जहर दिया नहीं था, बल्कि उन्होंने खुद जहर पिया था। मेहता के जाने के बाद और इस चिट्ठी के लिखने से पहले बाबा ने आत्महत्या की थी। लेकिन बाबा ने ऐसा क्यों किया? ताकि उनके बेटे को सरकारी नौकरी मिल सके। उन्होंने आत्महत्या की थी क्योंकि उनके परिवार ने उनकी कभी कोई कद्र ही नहीं की। उनकी ईमानदारी, वफादारी, खुददारी की कोई कीमत ही नहीं थी आप लोगों की नजरों में। और अपनी खुददारी और ईमानदारी का सौदा करने के बाद उनकी नजरों में जिंदगी की कोई कीमत नहीं रही। लेकिन सावंत साहब ने आत्महत्या नहीं की, आप लोगों के तिरस्कार ने उनकी हत्या की है। सिर्फ आप लोगों के तिरस्कार। आप भी याद रखिए कि आपकी नाजायज मांगे कभी आपके किसी अपने सिद्धांतवादी इंसान को तोड़ सकती है, उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर सकती है। और इसीलिए जितनी चादर है उतने ही पैर फैला और अपनी जिंदगी से खुश रहे।